स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल एक बार फिर गुस्से में है और पहले की तरह इस बार भी इजराइल के निशाने पर ईरान, हमास, हुती और हिजबुल्लाह हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब इनसे हिसाब बराबर करने की बात कही है। नेतन्याहू के बयान के बाद एक बार फिर इजरायली सैन्य हमलों की आशंका जताई जा रही है। उधर यमन में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। इससे सऊदी अरब और यूएई जैसे देश चिंतित हैं। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संघर्ष विराम जरूर लागू है, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर इसके उल्लंघन का आरोप नहीं लगा रहे हों। ताजा मामला रफा का है, जहां अपने सैनिक के घायल होने से इजराइल बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका बदला लेने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने हमास पर ट्रंप की 20 सूत्री योजना का उल्लंघन का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने कहा कि लगातार और सार्वजनिक रूप से निरस्त्रीकरण से इनकार समझौते का घोर उल्लंघन है। आईईडी विस्फोट में आईडीएफ अधिकारी का घायल होना उनके हिंसक इरादों और उल्लंघनों की खुली पुष्टि है। बता दें कि बुधवार को दक्षिणी गाजा के रफा में हुए एक विस्फोट में आईडीएफ का एक सैनिक घायल हो गया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हमास ने हाल ही में उस बम को इलाके में लगाया था या कोई पुराना विस्फोटक उपकरण था। दबाव बढ़ा तो हमास ने सफाई देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है वो इलाका पूर्ण रूप से इजरायली सेना के नियंत्रण में है और वहाँ विस्फोटक होने की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हुती समूहों को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यमन में हुती के साथ साथ ईरान से भी हिसाब बराबर करना बाकी है। इजराइल के खिलाफ हुती समूह की आक्रामकता ने उत्तरी यमन के हालात को बद से बदतर बना दिया है। दो हिस्सों में बटे यमन में एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बड़ी ताकत के रूप में उभरने से दक्षिणी यमन में भी स्थिति भयावह हो गई है। कभी सऊदी अरब के साथ मिलकर हुती समूह के खिलाफ काम करने वाले संगठन ने हजरत मौत और महरा शहर पर कब्जा कर सबको चौंका दिया है। सऊदी अरब ने आधिकारिक बयान जारी कर एसटीसी के कदम को अनुचित विस्तार बताया है। सऊदी अरब ने कहा है कि दोनों प्रांतों से एसटीसी ने सेनाओं की तत्काल और व्यवस्थित तरीके से वापसी के माध्यम से ही जनहित की जीत होगी। तनाव कम करने के उद्देश्य से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी 12 दिसंबर को अदन पहुंचे थे। इस बीच फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जापान समेत 14 देशों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों को इजराइल की हालिया मंजूरी की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि हम किसी भी तरह के कब्जे और सेटलमेंट पॉलिसी के विस्तार का साफ विरोध करते हैं। हाल ही में इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने 19 नई बस्तियों को मंजूरी दी थी। उधर रूस और चीन के विरोध के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। अमेरिका ने साफ किया कि वाशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन शून्य या इसे पूरी तरह से छोड़ दे। इसे खारिज करते हुए ईरान ने कहा कि कूटनीति तभी संभव है जब यूरोप और अमेरिका अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। और इस खबर पर बात करेंगे हमारे विशेष मेहमान अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर ये मिडिल ईस्ट की हम बात करें, जिसको हम यहाँ से पश्चिम एशिया बोलते हैं, जिस तरह से गाजा के इलाके में भी लगातार वहाँ पर झड़पें हो रही हैं, साथ ही साथ इजराइल कह रहा है कि हमास का डिसार्म करेगा नहीं करेगा, इसको लेकर के कोई अभी बातचीत नहीं हुई है, क्या कुछ होगा उसको लेकर के उनकी शिकायतें हैं। यमन की हम बात करें या हिजबुल्लाह को लेकर के, हुती को लेकर के, ईरान को लेकर के एक बार फिर तनाव का माहौल बन रहा है, जिस तरह से नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन इसकी अगर हम जड़ें देखें तो मुझे तो ये इसकी जड़ें इजराइल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नज़र आती हैं। अगर यहाँ पर शांति हो जाए और एक तरह से आपसी बातचीत से और आगे कोई हल निकले पूरे रीजन में, तो मुझे नहीं लगता वो नेतन्याहू को पर्सनली वो सूट करता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं और हो सकता है उनको कोई सज़ा भी हो, पॉलिटिकल करियर ख़त्म होने की आशंका है। तो मुझे लगता है कि अगर शांति हुई और फोकस वापस फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आएगा, तो मुझे लगता है कि एक कारण कि दोबारा से युद्ध का माहौल बन रहा है, उसका कारण नेतन्याहू की पर्सनल आगे क्या स्थिति रहेगी उसके ऊपर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है।
अतुल जी, जो अगले चरण की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमास को डिसआर्म करना है, ये कुछ जो अगले स्टेप उठाने हैं, उसको लेकर भी ज्यादा हम देख रहे हैं कोई अभी बातचीत आगे बढ़ी नहीं है। देखिए चंद्रशेखर जी, जो अभी हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर जो चल रही थी बातें या आगे और समस्याओं का हल बातचीत से होने की बातें होगी, उस एक रिवर्सल देख रहे हैं हम। क्योंकि जो ये जो IDF सोल्जर की इंजरीज हुई हैं उसके बाद जो स्टेटमेंट आए हैं, और जो स्टेटमेंट सिर्फ हमास के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये हूतीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। एक नई वहाँ पर संस्था आई है STC में, हूतीज़ तो है। तो एक तरह से फिर से जो एक पॉज आया था और एक डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं, अब फिर से युद्ध की तरफ जाने की एक तरह से एक एटमॉस्फेयर बन रहा है। वो यमन में भी हम देख रहे हैं, जो हूती के विरोध में एक गठबंधन खड़ा किया गया था, UAE, सऊदी अरबिया, ये सब ने समर्थन करके, वहां पे भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा, अब जिस तरह से सऊदी अरब ने कहा है, UAE भी कह रहा है कि वो जो गठबंधन का एक हिस्सा है वो अपने कब्जे को पीछे करे, तो गठबंधन में भी कहीं ना कहीं वहां पर तनाव चल रहा है। बिल्कुल, वो भी है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं STC से रिमोटली। आप कई बार क्या होता है, एक बार मूवमेंट खड़ी होती है तो उसका अपना एक मोमेंटम चलता है जी। दूसरी बात जो हमें देखने की जरूरत है, क्या हूतीज और STC के बीच में भी एक कोई बैक चैनल से बातचीत हो रही है? तो एक तरह से जो एक फ्रंट था युद्ध का, जो यमन था, वो फिर से एक तरह से इग्नाइट हो रहा है। और जो रूट कॉज था वो था ईरान। अब में भी हम देख रहे हैं कि उसके अगेंस्ट बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि भी आप पूरी तरह से अपनी एनरिचमेंट खत्म करो, मतलब जीरो पे लेके, इससे पर बम की आशंका बन सकती है। तो वो उसका पीछे बैकग्राउंड ये है कि बिल्कुल अतुल जी, ये कहीं ना कहीं फिर एक बार तनाव बढ़ रहा है। आज वक्त कम है, किसी और दिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने हमारे दर्शकों को अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण साझा किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।